आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर मनीषा तनेजा पहूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम जो थ्योरी डिस्कस करने वाले हैं वो है एरिक्सन्स थ्योरी ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट। इस थ्योरी को डिस्कस करने से पहले मैं बात करना चाहूँगी एरिक हॉमबर्गर एरिक्सन के बारे में, जिनका जन्म 15 जून 1902 में हुआ और इनका देहांत 12 मई 1994 में हुआ। ये जर्मन अमेरिकन डेवलपमेंटल साइकोलॉजिस्ट और साइकोएनालिस्ट हैं और जो इनकी पहचान है, वो इनकी थ्योरी जो साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स की है, उसके संबंध में इनकी पहचान है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो आइडेंटिटी क्राइसिस का जो फ्रेज़ हम देखते हैं, वो इन्हीं की थ्योरी से आया है। इन्होंने साइकोसोशल थ्योरी में 8 स्टेजेस बताई हैं। व्यक्ति के जीवन की पूरी उसकी जीवन को 8 अवस्थाओं में विभाजित किया है। हम एक-एक करके एक-एक अवस्था पर बात करेंगे। इस थ्योरी में हमें एक बात समझनी होगी कि हमारे जीवन में 2 पक्ष हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। अगर हम सकारात्मक को पकड़ेंगे, तो हम आगे चल पाएँगे, लेकिन अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएँगे, तो हमें आगे बढ़ने में कठिनाई अनुभव हो सकती है। पहली जो स्टेज है वो है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, यानी कि विश्वास बनाम अविश्वास। ये जो स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, इसका जो हम एज देखते हैं 0 से 1.5 साल के बच्चे जो हैं, वो इसके अंतर्गत आते हैं, तो ये शैशवावस्था की स्टेज है। यहाँ पर क्या होता है कि जो बच्चा है, अपनी माँ पर पूरा ट्रस्ट करता है, पूरा विश्वास करता है और उस पर विश्वास करने से उसमें आशा जागृत होती है। यह एक सकारात्मक पक्ष है, परंतु यदि उसे प्यार नहीं मिलता, वो चिड़चिड़ा हो जाता है, रोता है, बिलखता है, उसकी माँ उसको नहीं देख पाती है, समय नहीं दे पाती है, तो उसके अंदर ये आशा का जो आशा की जो मनोसामाजिक शक्ति है, ये नहीं आ पाती है और मिसट्रस्ट में वो कन्वर्ट हो जाता है, अविश्वास में परिवर्तित हो जाता है। तो पहली स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट, जिसमें हम देखते हैं कि बच्चा विश्वास करना सीखता है और यह विश्वास सकारात्मक दृष्टिकोण से ही आ पाता है। अतः माता को यहाँ पर अपने बच्चे के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए, जिससे कि उसके अंदर आशा की उत्पत्ति हो सके। उसके बाद जो दूसरी स्टेज आती है वो है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, स्वायत्तता बनाम लज्जा तथा संदेह। इसका समय बताया गया है 1.5 साल से 3 साल तक का। इसमें कुछ इन्फेंसी यानी शैशवावस्था और पूर्व बाल्यावस्था इसमें सम्मिलित है। इसके हम इसमें ये कह सकते हैं जो एज के संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि एज का जो वेरिएशन है, वेरिएशन भी हो सकता है। कई-कई जगह पर आपको जो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट जो स्टेज है, उसमें आपको 2 इयर्स तक भी मिलेगा वो। तो ये थोड़ा-सा क्योंकि साइकोलॉजिकल है, तो हम एग्ज़ैक्टली उस एज को नहीं ले पाते, कुछ आगे-पीछे हो जाता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर है, चेंजेज़ होते रहते हैं, तो हम बिल्कुल एग्ज़ैक्ट उसको नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए ये 1.5 साल से 3 साल तक की अवस्था ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट की है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो बच्चा है, वो अपने आप से खाना खाना, कपड़ा पहनना, शौच इत्यादि करना ज़्यादा पसंद करता है और ऐसी स्टेज में बच्चे को अगर पेरेंट्स मोटिवेट नहीं करते हैं, तो उसके अंदर शेम और डाउट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी लज्जा और संदेह की स्थिति आ जाती है। वो डीमोटिवेट होने लगता है और अपनी क्षमताओं पर उसे शक होने लगता है, संदेह होने लगता है। यदि ये पॉज़िटिव एटीट्यूड रहता है पेरेंट्स का, तो बच्चे में विल पावर डेवलप होती है, जिसे हम इच्छा शक्ति कहते हैं और यदि बच्चा
अपनी मर्ज़ी से नहीं सीख पाता है, नहीं कर पाता है, तो उसे आगे जाकर के भी अपने ऊपर शक रहता है, संदेह रहता है, झिझक-सी रहती है उसे आगे बढ़ने में। ये स्टेज 2 है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। उसके बाद तीसरी स्टेज है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट, यानी कि पहल बनाम दोष। ये जो स्टेज है, इसकी अवधि 3 से 5 साल बताई गई है। 3 से 5 साल जैसे कि आप जानते ही हैं कि इस आयु में बच्चे प्री-स्कूलर्स होते हैं, यानी कि स्कूल वो जाना शुरू करते हैं। तो उनके अंदर नई-नई उत्सुकता होती है, क्यूरोसिटी होती है। वो अपने आस-पास के वातावरण में अन्वेषण करना शुरू कर देते हैं, उसे एक्सप्लोर करते हैं और अनेक उनमें कॉग्निटिव लीप्स दिखाई देते हैं, संज्ञानात्मक उछाल जिसे कहते हैं। और ये सभी जो हैं उसे मदद करते हैं कि वो अपनी नए ज़िंदगी में जो नए-नए क्षेत्र हैं, उसका अन्वेषण कर सके। इन्हीं को हम इनिशिएटिव कहते हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि वो इनके इनिशिएटिव की सराहना करें, बजाए कि उन्हें दंडित करने के। क्योंकि जब हम उन्हें दंडित करते हैं, तो उनमें दोष भाव उत्पन्न होता है। तो उन्हें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं हम गलत कर रहे हैं। तो ये जो पहल बनाम दोष भाव है, इसका जब वो समाधान कर लेते हैं, एक क्राइसिस है उसके लिए और जब वो इसका समाधान कर लेता है, तो उसके अंदर एक साइकोसोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, जिसे हमने उद्देश्य नाम दिया है, पर्पस जिसे हम कहते हैं। और ये गुण जब उस बच्चे में विकसित हो जाता है, तो उसको लक्ष्य उन्मुखी व्यवहार करने की प्रेरणा मिलती है, यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करने की उसे प्रेरणा मिलती है। इसके बाद हम आते हैं स्टेज 4 पर, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियॉरिटी, यानी कि परिश्रम बनाम हीनता। ये जो चौथी स्टेज है, इसकी अवधि कहीं-कहीं 5 से 12 वर्ष और कहीं-कहीं 6 से 12 वर्ष बताई गई है। इसमें जो बेसिक है, वो है कि बच्चा इनिशिएटिव लेना इससे पहली वाली स्टेज में सीखा है। अब वो परिश्रम करना सीखता है। परिश्रम करना सीखता है अर्थात कुछ-कुछ नए-नए काम करना सीखता है वो। तो यहाँ पर क्या है कि वो चैलेंजेस को एक्सेप्ट करता है और काम करता है। तो यहाँ पे टीचर्स और पेरेंट्स का ये रोल है कि उसको मोटिवेट करें और उसके परिश्रम की सराहना करें। यदि वह बच्चों के ग्रुप में होता है, स्कूल में होता है, पीयर ग्रुप के सामने कभी उसे असफलता भी मिलती है और वहाँ पर अगर उसका परिहास किया जाता है उसके साथ, उसका उपहास उड़ाया जाता है, तो वहाँ पर हम ये देखते हैं कि उस बच्चे में इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, हीनता का भाव आता है। तो एक संकट की स्थिति है उसके लिए। यदि वो सकारात्मक रहता है, तो उसके अंदर सामर्थ्य उत्पन्न होता है, कॉम्पिटेंसी का भाव उसके अंदर आता है, अन्यथा उसके अंदर हीन भावना आ जाती है। तो ये हमारी स्टेज चौथी है, इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियॉरिटी, परिश्रम बनाम हीनता। इसकी स्टेज हम देख पा रहे हैं कि 5 साल से अगर 12 साल इसे लेते हैं, तो अर्ली और लेटर चाइल्डहुड दोनों ही इसके अंतर्गत आ जाते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं स्टेज 5, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, पहचान बनाम संभ्रांति। आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन की जो स्टेज है, ये 12 से 18 साल है, जैसे इसमें एडोलसेंस की स्टेज है। यहाँ पर हम देखते हैं, आपने एडोलसेंस के आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगे कि जब बच्चा एडोलसेंट होता है, तो ना ही अपने आप को बच्चा समझता है और ना ही वो बड़ा हुआ होता है। वहाँ पर उसे एक कन्फ्यूज़न सा रहता है, वो अपने बारे में जानना चाहता है, मैं कौन हूँ? सोसाइटी के प्रति मेरा क्या रोल है? मेरी क्या ड्यूटीज़ हैं? मुझे क्या करना है बड़ा होकर के? तो ये सब चीज़ें उसमें अगर वो करता है, जैसे कोई इनिशिएटिव लेता है और उसे सपोर्ट मिलता है उसके टीचर्स का, पीयर ग्रुप का, पेरेंट्स का, तो वो एक अपनी आइडेंटिटी बना पाता है, अपनी एक पहचान बना पाता है। लेकिन अगर वो नहीं कर पाता है, तो रोल कन्फ्यूज़न में रह जाता है, यानी कि उसे अपनी भूमिका ही समझ नहीं आती है कि उसकी क्या भूमिका है। तो वो अपने साथ अपने आप को एक कन्फ्यूज़न में रखता है और जब इस क्राइसिस से वो उभरने का प्रयास करता है, तो वो अपनी आइडेंटिटी बना पाता है और जब वो इसके लिए प्रयास करेगा, तो उसके अंदर जो
वर्च्यू उत्पन्न होता है, जो स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है वो है फाइडेलिटी यानी कि कर्तव्य परायणता। जब वो आइडेंटिटी अपनी बना पाता है तो वो कर्तव्य परायण हो जाता है। इसके विपरीत उसे रोल कन्फ्यूजन हो जाता है अगर उसे कोई सपोर्ट नहीं मिलता। इसके बाद छठी स्टेज है इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन, घनिष्ठता बनाम अलगाव। ये जो स्थिति है, ये 18 से 40 वर्ष तक का समय दे रखा है, कहीं-कहीं 20 से 30-35 वर्ष तक का भी आपको मिल जाएगा। बेसिकली ये प्रौढ़ावस्था की है। इसमें जो हम देख पाते हैं कि जो व्यक्ति है एक-दूसरे के साथ रहना पसंद करता है, कमिटमेंट्स करना पसंद करता है, अपना लाइफ पार्टनर चुनता है और उसे लगता है कि हाँ, कोई व्यक्ति है जिसके साथ मैं रह सकता हूँ, मैं अपने दुःख-सुख बाँट सकता हूँ। तो एक इंटीमेसी, एक घनिष्ठता का भाव उत्पन्न होता है और जब वो क्राइसिस इस स्थिति में होता है, अगर उसे पॉज़िटिविटी नहीं मिलती है, एक सकारात्मक उसे सोच नहीं मिलती है, सपोर्ट नहीं मिलता है, तो वो अलगाव की ओर चला जाता है और वो सबसे दूर रहता है। तो ये जो क्राइसिस है, इंटीमेसी का क्राइसिस है जो, इससे उभर पाने में जो वर्च्यू आता है, जो गुण उसमें उत्पन्न होता है, वो है लव अर्थात प्रेम। तो इसका जो पॉज़िटिव इम्पैक्ट है कि लव आता है, जो वो लव करना सीखता है, प्रेम करना सीखता है, वो इंटीमेसी के माध्यम से ही होता है और आइसोलेशन में वो औरों से दूर-दूर रहता है, अलग रहता है। इसके बाद हम 7वीं स्टेज की बात करते हैं, जनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन अर्थात जननात्मकता बनाम स्थिरता। ये जो स्टेज है, इसकी अगर हम बात करें तो ये 40 से 65 वर्ष के लगभग तक इसको दिया गया है। तो 40 वर्ष तो एडल्टहुड आ जाता है, प्रौढ़ावस्था और जो 65 वर्ष तक हम ओल्ड एज मान लेते हैं, वृद्धावस्था, क्योंकि 60 वर्ष से ऊपर हम उसे वृद्धावस्था में गिनते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं ये एक ऐसी स्थिति है, यहाँ पे इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जनरेटिविटी, कुछ जनरेट करना, कुछ उत्पन्न करना, उत्पादन करना किसी चीज़ का और स्थिरता यानी रुक जाना। तो क्या होता है कि जब हम छठी स्टेज से गुज़रे, जब हमने इंटीमेसी और आइसोलेशन हमने देखा, उसके बाद हम व्यक्ति अपना नया जीवन शुरू करता है, विवाह इत्यादि होता है, परिवार चलाता है, तो नौकरी भी है उसके पास, बच्चे भी हैं, शादी हो रखी है, मतलब सारी लाइफ़ उसकी ईज़िली कंफर्टेबल चल रही है, जॉब भी है। तो कहीं उसे एक बार ये महसूस होने लगता है कि अब मुझे कुछ करना चाहिए, कुछ आने वाली जनरेशन के लिए करना चाहिए, कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहिए। तो कुछ मुझे उत्पादन ऐसा करना चाहिए, कोई काम ऐसा करना चाहिए, जो कि एक सोशल सर्विस के रूप में हो सकता है। तो वो कहलाता है आपका जनरेटिविटी। तो जैसे कि आप इस चित्र में देख पा रहे होंगे, तो एक अध्यापक जो है वो बच्चों को शिक्षा दे रहा है। तो ये एक नॉर्मल क्लासरूम नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे इस चित्र के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि अदर देन दैट, कि कोई भी मेरी रेगुलर दिनचर्या हो सकती है, कोई कामकाज हो सकता है, लेकिन उसके अलावा मैं सोसाइटी के लिए क्या कर रही हूँ? तो ऐसा कुछ काम चुनना और नए अपनी जो जनरेशन है उसके लिए कुछ करके देना या सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये जनरेटिविटी है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं ये समझूँ कि मुझे कुछ नहीं करना है, मैंने तो सब कुछ हासिल कर लिया, मेरे पास नौकरी है, घर है, परिवार है, पैसा है, सब कुछ है, मुझे अब कुछ नहीं करना है। तो वो एक स्टैग्नेशन आ जाती है, एक स्थिरता आ जाती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक अगर हम पॉज़िटिव एटीट्यूड लेकर के चले तो जनरेटिविटी है, जो कि वहाँ पर अगर उस क्राइसिस से व्यक्ति गुज़रता है, तो वहाँ जो एक सोशल वर्च्यू आता है, साइको सोशल स्ट्रेंथ जो उत्पन्न होती है, वो है केयर, देखभाल। अर्थात हम केयर कर रहे हैं, हम सोसाइटी की केयर कर रहे हैं, हम किसी की भी केयर कर रहे हैं, तो एक केयर का भाव उत्पन्न होता है। अगर हम नेगेटिव रहते हैं, तो स्थिरता का भाव रहता है और हम किसी की केयर नहीं करते हैं उसमें। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि हमें पॉज़िटिव रह कर के जनरेटिविटी का भाव हम अपने अंदर आगे उत्पन्न कर सकें और उसको आगे बढ़ा सकें। इसके बाद हम आगे चलते हैं स्टेज 8वीं, जो कि है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर, अहम संपूर्णता बनाम निराशा। इसमें आप देखेंगे जो एज दे रखी है 65 प्लस दे रखी है, ओल्ड एज है,
यहाँ पर व्यक्ति आप देखिए कि नौकरी भी कर ली, रिटायर हो गया है या अगर उसने कोई नौकरी नहीं की है, लेकिन अपनी ज़िम्मेदारियों से मुक्त हो गया है। बच्चे हैं तो उनकी शादियाँ हो गई हैं, अब वो अपने फ्री हो चुका है अपनी ज़िम्मेदारियों से। तो वो एक ऐसी स्टेज होती है जब व्यक्ति फ्री है, फ्री माइंडेड है। वहाँ पर व्यक्ति सोचता है, अपनी पूरे जीवन का एनालिसिस करता है, उसका विश्लेषण करता है और ये सोचता है कि मैंने अपने जीवन में क्या अच्छा किया है और क्या कितनी सफलता अर्जित की है मैंने। तो वहाँ पर जब वो ये सोचता है कि मैंने क्या-क्या अच्छा काम किया है, कितनी सफलताएँ अर्जित की हैं, तो उसे अपने ऊपर गर्व होता है, वो अपने आप को संपूर्ण अनुभव करता है। और उसकी अगर हम दूसरी तरफ देखें, तो यदि वो ये देखता है कि नहीं मैंने तो कुछ किया नहीं है, नेगेटिव है, मैंने तो कोई पूरी ज़िंदगी बिता दी लेकिन मैंने कुछ अच्छा काम नहीं किया, तो वो निराश हो जाता है। तो यहाँ पर एक क्राइसिस आता है ईगो इंटीग्रिटी में, तो उस क्राइसिस पर काम जब वो करता है जब उस क्राइसिस पे काम करेगा, तो जो साइको सोशल स्ट्रेंथ उत्पन्न होती है, वो है विज़डम यानी बुद्धिमत्ता। बुद्धिमत्ता को हम इस तरह से ले सकते हैं कि व्यक्ति जो है वो अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करता है और अपनी जो उसकी सफलताएँ हैं, वो दूसरों के साथ साझा करता है, शेयर करता है और उन्हें भी इसके लिए प्रेरित करता है। तो हमने इन सभी स्टेजेस में देखा कि जो एक पॉजिटिव साइड है, तो एक नेगेटिव साइड है। हमें पॉजिटिव साइड की तरफ ज़्यादा रहना है और नेगेटिव साइड को हमें डिक्लाइन करना है, हमें उससे दूर रहना है। इसके कुछ एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस हैं, उस पर हम बात करें, तो ये पूरी थ्योरी जो अभी आपने देखी है, इसमें इसी को ध्यान में रखते हुए हम देखते हैं, एक बात आई थी इनिशिएटिव की, तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों को क्लास में इनिशिएटिव लेने के लिए हमें उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए। और क्या हो सकता है? इंडस्ट्री यानी परिश्रम। हमें बच्चों में परिश्रम करने की आदत को विकसित करना चाहिए। और क्या हो सकता है? आइडेंटिटी एक्सप्लोरेशन यानी कि हाँ, बच्चा अपनी पहचान को पहचान सके, अपने आप को एक्सप्लोर करना सीख सके। तो ये उस बच्चे में हमें आदत डेवलप करनी है। एज़ अ टीचर हम क्या कर सकते हैं? एज़ अ टीचर एरिक्सन की ये जो 8 स्टेजेज़ है, 8 तरह की स्टेजेज़ दे रखी है, इसको मुझे समझना है, इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है और मैं भी उसके मुताबिक चल सकूँ और अपने स्टूडेंट्स को भी मोटिवेट कर सकूँ कि वो लाइफ़ के जो पॉज़िटिव एस्पेक्ट्स हैं, उनको देखें और नेगेटिव को वो छोड़ें। इसी के साथ मैं कुछ और ज़रूरी भी बात बताना चाहूँगी कि जो एरिक्सन हैं, उन्होंने इस जो पूरी थ्योरी है ये एरिक्सन की, इसको हम जीवन अवधि विकास सिद्धांत यानी कि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट थ्योरी भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने पूरी लाइफ को, मानव जीवन की पूरा अवस्थाएँ हैं, सबको ही अलग-अलग 8 विभिन्न अवस्थाओं में बाँटा है और उसमें बाँटकर उसका अध्ययन किया है। इसलिए इसे जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहा गया है। क्योंकि जो एरिक्सन हैं, उनकी जो मूल अभिरुचि थी, वो इस बात में थी कि बच्चे और किशोर इत्यादि जो हैं, इनकी पर्सनल आइडेंटिटी कैसे विकसित होती है और समाज उसको कैसे मदद करता है कि वो अपनी पर्सनल आइडेंटिटी को विकसित कर सके। तो क्योंकि इन सिद्धांतों में पर्सनल, इमोशनल, कल्चरल, सोशल डेवलपमेंट इन सभी को समन्वित किया गया है, इसलिए इसे मनोसामाजिक सिद्धांत कहा जाता है। और क्योंकि पूरे जीवन अवधि में होने वाली जो विकास की 8 विभिन्न अवस्थाएँ हैं, उसमें बाँटकर अध्ययन किया है, तो इसलिए इस सिद्धांत को कुछ मनोवैज्ञानिक जो हैं, जीवन अवधि विकास सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये मैंने आपके साथ एरिक्सन का साइको सोशल डेवलपमेंट जो है, मैंने आपके साथ शेयर किया है। यदि आपकी कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं और अगर आपको लगता है कि आपको कुछ इस तरह की थ्योरीज़ आपको और जाननी है, जो कि सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और आप इसे अपने एग्ज़ाम्स में भी टीएसएसबी इत्यादि के पेपरों के लिए भी तैयार कर सकते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं।
और बेल आइकन प्रेस करने से आपको इसमें जो भी वीडियोज़ अपलोड की जाएँगी, उसका नोटिफ़िकेशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू फॉर पेशेंस लिसनिंग। थैंक यू सो मच।